साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। देखो आज एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करूँगा। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है चाइल्ड कस्टडी से। अमूमन हम लोग क्या पढ़ते हैं अखबार में या हमारी साइकोलॉजी क्या बन गई है कि जो मैटर है चाइल्ड कस्टडी के, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जीतती है माँ। बेचारा बाप तो कोर्ट में जीत ही नहीं पाता है। पर मैं यदि कहूँ आपसे कि एक महत्वपूर्ण फैसला ऐसा भी आ गया है, जिसने अधिकार दिया है एक पिता को और फैसला हुआ है ट्रायल कोर्ट से और अपील रहा हाई कोर्ट तक। देन सुनना चाहोगे क्या है स्थितियाँ? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ओवरव्यू को, फिर हम जानेंगे पोजीशंस को और फिर क्या पक्ष में तय किया कंसर्न हाई कोर्ट ने एक पिता के। और जब भी हम लोग प्लीडिंग कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, तो हमें क्या-क्या ध्यान रखना होगा। एक नोटबुक जो है मेंटेन कर लीजिए विथ पेन और पेंसिल और जो कुछ बता रहा हूँ उसको ऑब्जर्व करते हुए चलिए। देखिए चाइल्ड कस्टडी मैटर में मैंने ये ऑब्जर्व किया है मेरी वकालत के लंबे स्पैन के अंदर कि आप लोग लड़ने पे आ जाते हो कोर्ट के अंदर कि लड़की जो है खराब है, इसका चरित्र खराब है या ये बदमाश है। बेसिकली आप उसको टारगेट करो, पर उसके साथ-साथ जो रूट कॉज़ है, उसको तो मत भूलो। हमारा रूट कॉज़ क्या है? बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चे का वेलफेयर और यही तो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने अनेकों ही अनेक केसेस में कि आप आरोप-प्रत्यारोप तो करो, पर जो बेसिक कॉज़ है, जो रूट कॉज़ है, इसको मत भूलो। अगर इसको भूल गए, तो फिर आप केस को सक्सीड नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये केस क्या है चाइल्ड कस्टडी का। आपको ये स्पष्ट करना है कोर्ट को कि कौन-सा गार्जियन जो है बेटर है, बच्चे के वेलफेयर के लिए। और इसके अलावा जो स्थितियाँ सराउंडिंग हैं, वो भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। साथियों, जो फैसला हम आज ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो है दिल्ली हाई कोर्ट का दिनांक 15/6/26 का। इसमें माँ जो है अपीलेंट है और उसने एक अपील जो है दाखिल करी बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट। उसका कहना ये था कि उसके साथ जो है अन्याय हुआ है। फैमिली कोर्ट ने गलत ऑर्डर जो है पास किया और कस्टडी जो है ट्रांसफर कर दी फ्रॉम मदर टू कंसर्न्ड फादर। यहाँ क्या हुआ था कि समर वेकेशंस को देखते हुए कंसर्न फादर की जो प्रेयर थी कि मुझे 15 डेज़ के लिए बच्चे की जो अभिरक्षा है सौंपी जाए, वो कंसर्न फैमिली कोर्ट ने अलाउ कर दी। जिसके अगेंस्ट जो है माँ चली गई हाई कोर्ट में। अब कुछ तर्क दिए माँ ने अपनी अपील में। वो तर्क क्या थे कि जो प्रीवियस ऑर्डर है, उसमें ये स्पष्ट कहा गया था कि जब भी कोई बातचीत करनी है बच्चे को लेकर के, वो कहाँ पर होंगी? मीडिएशन सेंटर पे। इसके अलावा बच्चा जो है डरा हुआ है। बच्चा खुद अनविलिंग है। मैंने कई केसेस में देखा है कि माँ या उनके एडवोकेट ऐसी प्लीडिंग करते हैं इवन इन द रिप्लाई, इवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि बच्चे मिलेंगे नहीं। बच्चे सब अनविलिंग है, बच्चे डरे हुए हैं, सहमस हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि माँ ये भी कह सकती है या अपोजिट पार्टी ये भी कह सकती है कि ऑर्डर जो है स्पेसिफिक नहीं है। जब तक ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं है, ऑर्डर में रीजनिंग्स नहीं है, इस तरह के ऑर्डर को सेट असाइड किया जाए। तो वहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण जजमेंट है जो हमारी हेल्प करेगा। कहना क्या था फादर का कि जो कंसर्न मदर है इसने कॉज किया ऑब्स्ट्रक्शन रिगार्डिंग माय मीटिंग विद द चाइल्ड। तो ये लेडी जो है बच्चे का वेलफेयर अफेक्ट कर रही है। तो मैंने आपसे एक महत्वपूर्ण बात शुरुआत में कही थी कि आप आरोप तो लगाओ, पर जो मुद्दा है, जो कॉज है, उसको मत भूल जाओ। इसी को हम कहते हैं द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जब भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो हमें ये पक्ष भी जानकारी में रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब महत्वपूर्ण चीज़ों को भूल जाओगे, ऑब्जर्वेशन में नहीं लाओगे, तो आपको नुकसान वहाँ खाना पड़ेगा। तो पिता का एक तर्क ये था कि माँ ने ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा किया बच्चे से मुलाकात कराने में। तो कोर्ट ने इस पक्ष को सही माना पिता के पक्ष में। इस बारे में उसके पास क्या थी? एविडेंसेस। क्या थे? ऐसे फैक्ट्स जिसको खंडित नहीं कर पाई माँ। और संभवतः यहाँ ये भी होगा कि कंसर्न कोर्ट का ऑर्डर होगा, इसके बावजूद भी माँ ने नहीं मिलवाया होगा। और कई बार ऐसा होता भी कि कोर्ट इंटरिम ऑर्डर पास करता है कि बच्चे से मिलवाइए, फ़ोन कॉल कराइए, माँ उस पर जोर देती नहीं, मिलवाती तक नहीं है। वहाँ पर आपको एक काम करना है, नोटिस देना है कंटेम्प्ट का। और इसके अलावा इनबिल्ट प्रोविजंस हैं गार्जियनशिप एंड वॉटजेट में, उसको आप पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि अगर माँ कंप्लायंसेस नहीं करती है कोर्ट के ऑर्डर की, तो उसके विरुद्ध भी सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्लियर है? वो कार्रवाई कैसे होगी ये डिपेंड करता है कोर्ट पे, पर हमें जो भी हमारे कर्म हैं, जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारे अधिकार हैं, उसकी प्राप्ति के लिए हमें आवेदन दाखिल करना चाहिए। आवेदन कैसा बनेगा? स्पेसिफिक। उसमें क्या होगा? ओवरव्यू। उसमें क्या होंगे? स्पेसिफिक फैक्ट्स। उसमें क्या होंगे? वो फैक्ट्स जो कि दर्शित कर पा रहे हैं वायलेशन को। तो यहाँ पर पिता ने एम्फेसाइज किया, तो उसका फायदा मिला। दूसरी बात ये थी कि पिता अगर कोर्ट के ऑर्डर्स का उल्लंघन कर रहा है, ऐसा भी आक्षेप था माँ का, तो कोर्ट ने कहा भाई ये इसके लिए ये ग्राउंड नहीं है कि अपील को हम स्वीकार कर लें
और आपको जो है हम रेमेडी प्रदान कर दें। अगर हस्बैंड के खिलाफ ये आरोप आपका है कि हस्बैंड जो है वायलेशंस करता है, तो उसके लिए कंटेम्प्ट में जाइए। क्लियर हो गया? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कोर्ट ने कहा कि जो स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं, वो फैमिली कोर्ट दे सकता था, क्योंकि प्रीवियसली हमने एक महत्वपूर्ण फैसले में या महत्वपूर्ण आदेश के तहत ये डायरेक्शंस दिए थे कि अगर एक्सपीडिएट है या कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चे के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए ये आदेश न्यायोचित है। तो अल्टीमेटली बात जो है हाईकोर्ट में हार गई। जो ये फैसला है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले बात, जब भी आप लड़ रहे हो मुद्दा चाइल्ड वेलफेयर का या चाइल्ड कस्टडी का, आप सब बातें साइड में रख दो। सबसे पहले आप ड्रॉ करो हाइपोथेसिस कि मैं किस प्रकार बच्चे का वेलफेयर कर पाऊंगा या डेवलपमेंट कर पाऊंगा, पहला। दूसरी बात, किस प्रकार माँ जो है अयोग्य है, ये कैसे बच्चे का वेलफेयर या डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी। तीसरी बात, आप गंभीर आरोप लगाओ अपनी पत्नी के ऊपर, पर उसको प्रमाणित भी करो। एविडेंस फाइल होनी चाहिए, सिर्फ लिख देने से काम नहीं चलेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपकी बीवी पब्लिकली शराब पी रही है या कोई ऐसा गलत काम कर रही है जो कि शोभनीय नहीं है, तो उस बात को आप रिकॉर्ड पर रखो सभ्य तरीके से, और समर्थन में एविडेंस भी रखो। इसका फायदा मिलता है। देखो, जज भी तो ह्यूमन बीइंग है। जब तक हम बात को रखेंगे नहीं, स्पेसिफिक करेंगे नहीं, तो फायदा कैसे मिलेगा। चौथी बात, जो आपकी प्लीडिंग्स है वो होनी चाहिए स्पेसिफिक। मैंने कई बार देखा है कि आपके सलाहकार कई बार होते हैं अनएक्सपीरियंस्ड, वो सही ड्राफ्टिंग कर नहीं पाते हैं, जबकि आपको जोर देना चाहिए धारा 7, धारा 10, धारा 12, धारा 13, सब क्लॉज 3, धारा 25 गार्जियनशिप एंड वॉडेट पे, ताकि अपने को फायदा मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप माँ की जो छवि है कोर्ट में डिटोरेट करो। ये ऑब्स्ट्रक्शंस करती है, मिलने देती नहीं है, और ये बच्चों को खुद डराती है, उनके माइंड को पॉइजन करती है, और उनके जहन में ये बात भरी हुई है कि तुम अपने पापा से मत मिलना। तो जो बच्चों का कॉज है, उसके लिए एक रिमोट कॉज भी है, वो है माँ का इल मोटिवेशन। अगर आपने बातें हाईलाइट करी तो डेफिनेटली आप एक अच्छा केस चॉक आउट कर पाओगे, और जो स्पेसिफिक केस अगर आपका होगा तो वहां पर चांसेस बढ़ जाएंगे सफलता मिलने के। अभी आपको ध्यान होगा, रिसेंटली महाराष्ट्र में एक केस हुआ जहां कस्टडी हैंडओवर हो गई पिताजी को, सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर कि माँ का जो कॉन्डक्ट था वो इल कॉन्डक्ट था, और अच्छे रूप में वो एक अच्छी गार्जियन हो, इस बात को बस स्पष्ट नहीं कर पाई। कुल मिलाकर के जो लड़ाई कोर्ट में है वो इमोशंस की नहीं है, जो लड़ाई है वो आपके लॉजिक और आपके आर्गुमेंट्स की है, कि किस प्रकार हम लोग ड्राफ्ट करते हैं, किस प्रकार पक्ष को रखते हैं, हमारी एविडेंसेस क्या है, और हमारा पक्ष जो है मजबूत है या नहीं। क्लियर हो गया अपने को? तो ढंग से प्लीड करें, प्रोसीड करें, तभी फायदा मिलेगा। अगर नहीं करेंगे तो वहां पर नुकसान जो है आप खा सकते हैं।